नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में बताऊंगा कूलर का जो रेगुलेटर होता है, कंट्रोलर होता है, जो कि मोटर की स्पीड को कम ज़्यादा करता है, उसको कैसे बदलें। तो मेरे वाले में सेटअप है, आप सामने देख पा रहे हैं। एक चादर है जिसको मैं आराम से बाहर निकाल लेता हूं, क्योंकि मैंने पीछे से कूलर का सप्लाई बंद कर दिया है। तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इसको बाहर निकाल लेता हूँ एक एक करके, कुछ इस तरीके से। बाहर निकलने के बाद पीछे जो रेगुलेटर है उसके पीछे आप देखेंगे 2 वायर है, रेगुलेटर में से 2 वायर निकले हुए हैं। तो एक वायर है वो तो मोटर का है, जो कि खुला टेप लगाया हुआ है, ये मान के चलो वो बाहर है। दूसरा जो वायर है वो है सप्लाई के साथ जोड़ा गया, क्योंकि इस स्विच के साथ इस कंट्रोलर रेगुलेटर को एक साथ जोड़ा गया है। ये रेगुलेटर में ऑटोमेटिक ऑटो ऑन ऑफ होने का सिस्टम होता है, तो इसलिए यहाँ पर स्विच नहीं लगाया होता। अगर आपके कूलर में स्विच लगाए हुए भी होते, कई स्विच लगा भी देते हैं, तो भी दिक्कत नहीं। इस रेगुलेटर के 2 ही वायर होते हैं, तो 2 वायर चेंज कर लेने हैं। मैं इसको खोल के लगा रहा हूँ, नहीं तो आप यहाँ से 2 तारों को काट दो और जो रेगुलेटर के 2 तार है वो यहाँ पर लगा दो, तो भी आपका काम बन जाएगा। लेकिन तार वो रेगुलेटर वाले ही 2 काटने, बाकी किसी तार को काटना नहीं है। दूसरा जो रेगुलेटर लगाते हो उसके भी 2 तार हैं, वो आपस में जोड़ देना है, सीधा सा काम है। अगर स्विच से आप जो बटन है वहाँ से खोल करके भी आप लगाना चाहते हो तो भी आप लगा सकते हो। इसका केप है वो खींच के बाहर निकालोगे तो बाहर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक नट होता है, नट को प्लास से एक राउंड घुमाना पड़ता है, छोटा सा, ज़्यादा जरूरी नहीं है। थोड़ा सा घुमा दिया तो ये हाथ से खुल जाता है, और इसको जितना हो उसके हाथ से खोलना और हाथ से बंद करना है। लास्ट में टाइट करो तो प्लास से हल्का सा घुमा देना है, तो ये थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। अगर इसको ज़्यादा टाइट करोगे तो ये टूट जाएगा, और ये सस्ता महंगा जो भी आता है, लेकिन नुकसान हो जाता है। तो अभी मैं जो दिखा रहा हूँ ये मैंने बाहर निकाला है, और ये टक टक की आवाज़ भी करता है। इसमें 5 स्टेप होते हैं, लेकिन ये जो लगा रहा हूँ ये स्मूथ है, इसमें टक टक की आवाज़ नहीं आती। और ये जिस जगह पे हमको रोकना होता है वहीं पर रुक जाता है। और टक टक में क्या ना, जब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है तो फिर कूलर में सही से काम करता नहीं है। हालांकि वो काम कर रहा है, उसका मैं आगे आपको सीरीज बल्ब में जोड़ के दिखाऊंगा, तो वहाँ पर आप देख पाएंगे वो टक टक वाला भी काम करता है, लेकिन वो वोल्टेज सही से स्मूथली नहीं निकालता। तो यहाँ पर इसका सबसे पहले जो बोल्ट है वो निकाल लेता हूँ मैं, और प्लेट को भी साथ में निकालना होगा, क्योंकि प्लेट का जो व्यू है वो हमें बाहर रखना है, जो कि अच्छा लगता है। इस कूलर में तो नहीं लगाऊंगा प्लेट तो भी चलेगा, लेकिन किसी कूलर में ये प्लेट लगाना होता है। अगर प्लेट की जगह नहीं होती है तो मत लगाओ, कोई ज़रूरी नहीं, ये स्क्रू से भी टाइट हो जाता है। क्योंकि इस प्लेट में पहले से ही प्लेट जैसा डिज़ाइन है, तो ज़रूरी नहीं है मैं लगा देता हूँ, क्योंकि ये साथ में है। और हमको दोबारा ये रेगुलेटर और कहीं काम में लेना होगा तो प्लेट को बाहर रख दूंगा, तो दोबारा प्लेट नहीं मिलेगी, वहाँ पर ये अच्छा नहीं लगेगा। तो हल्का सा प्लास से घुमाना, ज़्यादा नहीं घुमाना, टूट जाएगा। खोलने के टाइम तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जब टाइट करते हो तो टूट जाता है। तो अब इसके 2 वायर है, वो जो पहले मोटर का वायर है उसको रेगुलेटर के 1 वायर के साथ जोड़ देता हूँ मैं। आप थोड़ा खिसका के खींच करके देखोगे ना तो पता लग जाएगा मोटर का वायर कौन सा है। और दूसरा है वो मैं इस जो बटन है इसके साथ जोड़ देता हूँ सप्लाई के साथ। ये डायरेक्ट सप्लाई से जहाँ पर हम प्लग लगाते हैं और कूलर को चलाते हैं, तो वहाँ से आया हुआ तार है, उसके 2 तार है। एक तार तो यहाँ पर है, और दूसरा तार एक मोटर में गया हुआ है, और एक कूलर वो वाटर पंप है उसमें गया हुआ है। तो ये इस तरीके से इसका स्क्रू थोड़ा और लूज कर लेता हूँ मैं, और ये जो 2 तार है इसको वापस सेम जैसे हमने खोला था वैसे ही लगा देता हूँ। अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो जैसे ही आप इस ढक्कन को खोलते हो तो एक फ़ोटो खींच लेना। जब दोबारा तार लगाओगे तो आपको पता लग जाएगा जो रेगुलेटर पहले वाला वायरिंग है वो कैसे किया था। फ़ोटो खींच लोगे तो फोटो में देख के आप आराम से कर सकते हो। कई बार 3-3 4-4 वायर जहाँ होते हैं उसको खोलते ही पहले फ़ोटो खींच लिया करो, जब दोबारा वायरिंग करो दिक्कत ना हो। पंखा आप अगर खोलते हो तो पंखे का भी वायरिंग का फोटो खींच लेना। पंखे में भी 2-3 कलर की वायरिंग होती है, तो दोबारा जब लगाते हो तो आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसको हमने फिट कर दिया। अब इसका करेंगे हम टेस्टिंग। उससे पहले इसका जो केप है वो लगाना है। केप में मैं आपको दिखाऊँ, एक साइड में इसमें खड्डा बना हुआ होगा, और जो कूलर के साथ वो रेगुलेटर है उसमें भी एक साइड में खड्डा बना हुआ होगा, तो उसको देख के लगाना। ऐसे दबाओगे तो फिर नुकसान हो जाएगा आपका, या तो पिन है वो पीछे चले जाएगी या फिर रेगुलेटर ख़राब हो जाएगा। जैसे मैं इसमें सप्लाई देता हूँ तो पंखा अपना तो घूमना चालू हो गया, और रेगुलेटर के साथ भी कर घूम रहा है। मैं थोड़ी सी आवाज़ इस पंखे की दे दूंगा तो आप इस आवाज़ से पहचान जाएंगे पंखा स्पीड घूमता है, तो पंखे का साउंड है वो अलग आता है। और ये जाली भी इस पंखे में दोबारा लगाया गया है, पहले वाला जाली टूट गया था, क्योंकि 13-14 साल पुराना कूलर का जाली जल्दी टूटता है। जाली के अंदर पानी का नमी आता है तो वो टाइट हो जाता है या टूट जाता है। और इसका जो पहले जाली आया था वो लोहे का आया था, इस बार मैं प्लास्टिक का लगा रहा हूँ। हाँ, पंखा धूप में ज़्यादा रहेगा तो प्लास्टिक का जाली भी ख़राब हो सकता है, और इस तरीके से इसका स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं, और इसको जहाँ चाहे वहाँ रोक सकते हैं। लेकिन टक टक वाला होता है उसमें कुछ टाइम बाद प्रॉब्लम हो जाती है। टक टक वाले में मेरे साथ 2-3 महीने तक सही काम किया, उसके बाद वो आवाज़ मतलब उस वोल्टेज सही नहीं दे रहा था। ये है पंखे का। पंखे में भी मैंने रेगुलेटर घर पर ही लगाया है। पुराने टाइम रेगुलेटर बड़े आते थे
वो बड़ा निकाल दिया और यहाँ पर छोटा लगा दिया और पंखा भी आराम से घूम रहा है। अब बारी आती है रेगुलेटर को टेस्ट करने की, जो मैं निकाला हूँ उसमें क्या प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पर मैं सीरीज़ में पहले बल्ब जोड़ देता हूँ, ये 2 तार को डायरेक्ट लगाता हूँ तो ये बल्ब जल जाएगा, तो मतलब अपना सीरीज़ ओके है। इसके बाद मैं रेगुलेटर के वायर लगाऊंगा, जो कि आप वीडियो में देख पाएंगे। ध्यान रखना मैं खुले में काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बिजली का काम जानता हूँ, बहुत टाइम से बिजली का काम कर भी रहा हूँ। आप यहाँ पर खुले में काम बिल्कुल भी मत करना। सीरीज़ अगर बना भी लेते हो तो आपको खुद की सेफ्टी का खुद ध्यान रखना है, ज़्यादा रिस्क लेना नहीं। अगर आपको बिजली काम नहीं आता तो भाई मत ही करना, इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो करंट लग जाता है। अब यहाँ पर देखो इसका जो लास्ट का वोल्टेज है वो एकदम स्लो है, मुझे एकदम स्लो नहीं चाहिए था, थोड़ा ज़्यादा तेज चाहिए था। तो अब देखो जैसे मैं इसको घुमाता हूँ तो बल्ब में ये काम कर रहा है। रेगुलेटर ओके, कोई दिक्कत नहीं, ये रेगुलेटर इस बल्ब के लिए परफेक्ट है, दिक्कत नहीं है। 60 वाट का बल्ब है और ये रेगुलेटर है वो कम से कम 200-300 वाट तक काम कर जाता है। कई केस में नहीं करता, लेकिन कई केस में कर जाता है। अब मैं समझाऊंगा इसकी वायरिंग करते हो तो वायरिंग कैसे करते हैं। वायरिंग में सबसे पहले एक ऐसा प्लेट होता है, हर कूलर के सामने ऐसा लंबा प्लेट होता है। किसी में स्क्रू लगे होते हैं तो स्क्रू खोलने होते हैं, किसी में नहीं होते तो कोई दिक्कत नहीं। ये 2 अपने स्विच है, जो कि एक मैं पंखे का मान लेता हूँ, एक पंप का मान लेता हूँ। मेरे वाले में पंखे का स्विच नहीं था, क्योंकि रेगुलेटर के साथ काम करता था, रेगुलेटर में ऑटोमेटिक ऑन ऑफ था, तो पंखे का स्विच नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 2 स्विच लगा देता हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे घरों में ऐसा कुछ सिस्टम होता है कि 2 स्विच होते हैं, तो 2 स्विच में फिर वो रेगुलेटर का वायरिंग कैसे करें, तो वो मैं बताऊँगा। सबसे पहले मैं बारी बारी से इसके नाम लिख देता हूँ। एक साइड में रेगुलेटर लिख दिया, ऊपर स्विच लिख दिया, और ये जो एक है वो पंप का मान के चलते हैं, और एक फैन का जो घूमता है उसका मान लेते हैं, जो स्विच है। अब यहाँ से हमको सप्लाई देना है तो एक साइड में हम सप्लाई से वायर खींचेंगे, और यहाँ पर मैं पंखा बना देता हूँ, क्योंकि पंखा की और पंप का वायरिंग करेंगे तो कैसे ये समझ में आएगा नहीं। वीडियो को आराम से थोड़ा जूम करके भी देख सकते हो, यूट्यूब में जूम होता है, तो जूम करके देखोगे तो और भी आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं पंखे का चिन्ह बना देता हूँ और नीचे फैन लिख देता हूँ, तो ये अपना पंखे का हो गया। और यहाँ से मैं लेता हूँ सप्लाई, जिसको हम बाहर स्विच बोर्ड में लगाते हैं, कूलर को कहीं पर भी लगाते हैं तो एक बार उसका वायर स्विच में लगाना होता है। तो 2 वायर वो किस तरीके से आते हैं, एक वायर आता है जो कि फेस का होता है, एक वायर होता है न्यूट्रल का। मैं यहाँ पर फेस का नीचे वाला मान के चलता हूँ, ऊपर का न्यूट्रल का मान के चलता हूँ। न्यूट्रल वाला वायर को छेड़ना ही नहीं है, आपको सीधा पंखे में लगा देना है। न्यूट्रल का कोई स्विच बटन नहीं लगाना होता है, वो डायरेक्ट पंखे में लगा देना है। फेस वाला पंखे में रहेगा तो दिक्कत करेगा, फेस वाले को मैं स्विच के साथ लेके जाता हूँ। ठीक है, स्विच में जोड़ दिया और स्विच से एक वायर आएगा वो पंखे में आ जाएगा, पहले रेगुलेटर में जाएगा, रेगुलेटर का तो दूसरा वायर है वो डायरेक्ट पंखे में आएगा। तो अब पंखे का डबल सेफ्टी हो गया। अगर लोहे का पंखा कूलर है तो भी करंट आने का चांसेस नहीं है, रेगुलेटर और स्विच दोनों में लाइट रुका हुआ रहेगा फेस का। ठीक है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फेस और न्यूट्रल मैंने लिख भी दिया है। वायर को मैं पास से खींच के लेके, तो आप ये मत सोचना मैंने यहाँ पर भिड़ाया है, मैंने दोनों वायरों को भिड़ाया नहीं, दोनों वायरों को अलग अलग तरीके से दर्शाया है, या फिर मैं ऊपर से घुमा के भी दिखा सकता था। तो यहाँ पर अब मैं पानी का पंप बना देता हूँ। पानी के पंप में भी सप्लाई कैसे करना है, तो एक बार मैंने पहले बताया न्यूट्रल का है वो डायरेक्ट रहेगा, उसमें कोई स्विच नहीं लगाना है, क्योंकि पंप में 2 ही वायर होते हैं। एक वायर तो हम उस जो न्यूट्रल है वो जोड़ दूंगा, यहाँ से देखो मैं न्यूट्रल का वायर ही खींच रहा हूँ मैं, इसमें कोई स्विच नहीं है, ये डायरेक्ट पंप में लग जाएगा। और जो दूसरा है वो उसको ऊपर वाले का दोनों का सीरीज कर देता हूँ मैं, साथ में जोड़ देता हूँ मैं, और यहाँ से दूसरा वायर है वो पंप में लगा देता हूँ मैं। तो ये हुई कूलर की पूरी वायरिंग। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना, इस वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आप मेरे बाकी के वीडियो भी देख पाओ, और इस वीडियो को शेयर जरूर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।